नमस्कार। आज हमारे सामने डॉक्टर सुरेंद्र आईएएस एकेडमी के कुछ लेक्चर नोट्स हैं और इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी देश बाकी दुनिया के साथ आर्थिक रूप से मतलब पैसों के मामले में कैसे जुड़ता है। आज का हमारा विषय है बाहरी क्षेत्र, या जिसे हम आम भाषा में खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम यहाँ खुली और बंद अर्थव्यवस्था, टैरिफ, संरक्षणवाद ऐसे जैसे कुछ भारी भरकम शब्दों को समझने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन असल सवाल तो यह है कि इन नीतियों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। सही बात है। हमारे खरीदे जाने वाले सामान पर, देश में मिलने वाली नौकरियों पर और दुनिया में भारत की जगह पर। चलिए एक दिलचस्प पहेली से शुरू करते हैं जो इन नोट्स में भी छिपी है। अच्छा, किसी विदेश से आने वाले फोन पर टैक्स लगाने से वही फोन भारत में बनना कैसे शुरू हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? नाम से तो ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर ताला लगा दिया हो। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। देखिए, किताबी भाषा में कहें तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसा देश जो अपनी चारदीवारी में रहता है। मतलब कोई लेना देना नहीं बाहर से। कोई लेना देना नहीं, ना बाहर से कुछ खरीदता है यानी कोई आयात नहीं, ना बाहर कुछ बेचता है यानी कोई निर्यात नहीं। जो भी जरूरत है सब कुछ खुद ही बनाओ, खुद ही इस्तेमाल करो, पूरी तरह से आत्मनिर्भर। लेकिन क्या असल दुनिया में ऐसा मुमकिन है? मतलब कोई भी देश ऐसा कर सकता है क्या? यही तो बात है। सैद्धांतिक तौर पर तो ये एक मॉडल है, पर हकीकत में लगभग नामुमकिन है। क्यों? अरे जरा सोचिए ना, क्या कोई देश हर तरह का कच्चा माल खुद पैदा कर सकता है? कच्चा तेल, गैस, कोकिंग कोल। हाँ, ये सब तो कहीं ना कहीं से मंगाना ही पड़ता है। बिल्कुल। या फिर कोई खास तरह की दवाई या कोई मेडिकल उपकरण। तो असल में बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाहरी दुनिया से बहुत ही कम लेन देन रखती हो। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। 1991 से पहले का भारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उस दौर में विदेशी सामान मिलना कितना मुश्किल था और विदेशी निवेश पर भी कड़ी पाबंदियां थीं। हाँ, ये तो सुना है मैंने। और आज की दुनिया में देखें तो उत्तर कोरिया का नाम आता है, जो ज्यादातर सिर्फ अपने कुछ सहयोगी देशों जैसे चीन या रूस के साथ ही बहुत सीमित व्यापार करता है। ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा हुई खुली अर्थव्यवस्था है ना, जहां दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बिल्कुल। सिंगापुर या दुबई जैसे देश दिमाग में आते हैं। तो इस खुलेपन और बंद होने के पैमाने पर भारत आज कहाँ खड़ा है? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली या बंद नहीं होती। ये एक स्पेक्ट्रम है। एक स्पेक्ट्रम? हाँ, हर देश इस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं होता है। और भारत 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद इस स्पेक्ट्रम पर खुलेपन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। इसे नापने का कोई तरीका है कि हम कितने खुले हैं? हाँ, इसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ट्रेड टू जीडीपी अनुपात। ट्रेड टू जीडीपी यानी किसी देश का कुल व्यापार मतलब आयात और निर्यात मिलाकर उसकी कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। आपको अंदाजा लगेगा कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1991 में भारत के लिए ये सिर्फ 15% था। सिर्फ 15%? जी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा ही दुनिया से जुड़ा था। एकदम। और 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 43% हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ चुकी है। लेकिन इस खुलेपन का कोई खतरा भी तो होगा। मतलब अगर दुनिया से इतना जुड़ गए हैं तो वहां की हलचल का असर हम पर भी तो पड़ता होगा। यही इसका दूसरा पहलू है और बहुत जरूरी पहलू है। ये हमें वैश्विक झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देता है। जैसे तेल की कीमतों में अचानक कोई उछाल आ जाए, इसका सीधा असर हमारे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। ये चालू खाता घाटा क्या है? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे आप देश का महीने का हिसाब किताब समझिए। अच्छा। अगर हम बाहर से सामान खरीदने यानी आयात पर ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं और बाहर सामान बेचकर यानी निर्यात से कम डॉलर कमा रहे हैं तो हम घाटे में हैं। सीधा हिसाब है। हाँ, अब सोचिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो हमारा तेल खरीदने का बिल एकदम से बढ़ जाता है और ये घाटा और गहरा हो जाता है। यही खुलेपन का जोखिम है। समझ गया। तो अगर हर देश एक स्पेक्ट्रम पर है, कुछ ज्यादा खुले कुछ कम, तो जरूर उनके पास कोई वॉल्यूम कंट्रोल होगा जिससे वो ये खुलापन कम ज्यादा कर सकें। बिल्कुल। और उसी वॉल्यूम कंट्रोल को हम व्यापार बाधाएं या ट्रेड बैरियर्स कहते हैं।
ये सरकार के बनाए नियम कानून हैं जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और तय करते हैं कि क्या, कितना और कैसे देश के अंदर आएगा या बाहर जाएगा। फिल्टर, अच्छा है ये। हाँ, ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। टैरिफ बाधाएं जो टैक्स या शुल्क पर आधारित होती हैं और दूसरी गैर टैरिफ बाधाएं। तो चलिए टैरिफ से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आयात शुल्क या इंपोर्ट ड्यूटी। इसके बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, आयात शुल्क सबसे आम और सबसे सीधा तरीका है। जब कोई सामान देश की सीमा के अंदर आता है तो सरकार उस पे एक टैक्स लगा देती है। हाँ, ये तो मुझे अच्छे से पता है। मैंने एक बार एक लग्जरी कार की कीमत देखी थी जो विदेश में 50 लाख की थी और यहाँ भारत में टैक्स के बाद 1.5 करोड़ की। बिल्कुल। अब समझ आया कि वो अतिरिक्त 1 करोड़ कहाँ जा रहा था। वही है आयात शुल्क। इसका सीधा असर ये होता है कि वो विदेशी वस्तु घरेलू बाजार में महंगी हो जाती है। हमारे नोट्स में एप्पल आईफोन का जो उदाहरण है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक आईफोन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 100 रुपए है। अगर सरकार उस पे 50 रुपए का आयात शुल्क लगा दे तो भारत में उसकी कीमत सीधी 150 रुपए हो जाएगी। तो वो घरेलू बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। एकदम। पर सरकार ऐसा करती क्यों है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाना मतलब राजस्व एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम बजट 2024-25 के आंकड़े देखें तो लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सीमा शुल्क से आए। ये तो बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन इसके पीछे और भी रणनीतिक कारण है जो शायद राजस्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा कारण है घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। जैसे हमारे किसानों को बचाना। मैंने सुना है कि बाहर से आने वाले सस्ते दूध, गेहूं या चीनी पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है ताकि ये हमारे किसानों को सही दाम मिल सके। एकदम सही पकड़ा आपने। ये किसानों को वैश्विक कीमतों में अचानक आने वाली बड़ी गिरावट से बचाता है। दूसरा बड़ा कारण है विदेशी मुद्रा बचाना। मतलब हम अपने कीमती डॉलर्स को फरारी खरीदने पर खर्च करने के बजाय जरूरी चीजों जैसे दवाइयों, मशीनरी या डिफेंस के सामान के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। लग्जरी कारों पर 100% से 200% तक का शुल्क इसी सोच का नतीजा है। और तीसरा कारण हमारी शुरुआती पहेली का जवाब है। वो है विदेशी निवेश, यानी FDI को आकर्षित करना। अच्छा, अब हम उस फोन वाली बात पर वापस आ रहे हैं। टैक्स लगाने से फोन भारत में कैसे बनने लगा? हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार रणनीति है। इसे टैरिफ जंपिंग FDI कहते हैं। टैरिफ जंपिंग? जी। जब भारत ने मोबाइल फोन के आयात पर लगभग 20% का शुल्क लगाया तो एप्पल जैसी कंपनियों के लिए भारत में फोन बेचना महंगा हो गया। तो उनके पास 2 रास्ते थे। या तो महंगा बेचें और बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो दें, या फिर इस 20% के टैक्स से बचने का कोई तरीका निकालें। बिल्कुल, ये कैलकुलेटेड मूव थी। सरकार ने एक दीवार यानी टैरिफ खड़ी की और एप्पल जैसी कंपनियों के लिए उस दीवार को फांदकर अंदर आना यानी भारत में निवेश करके फैक्ट्री लगाना ज्यादा फायदेमंद हो गया, बजाय बाहर से सामान फेंकने के। वाह! ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये एक निमंत्रण था, एक बहुत मजबूत निमंत्रण। ये तो शतरंज की चाल जैसा है। और कोई कारण है आयात शुल्क लगाने का? हाँ, एक और कारण है जवाबी कार्यवाही। जैसे को तैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये भी चलता है। जैसे 2018 में जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने भी अमेरिका से आने वाले 28 उत्पादों जैसे बादाम और सेब पर जवाबी टैरिफ लगा दिए थे। ठीक है, आयात शुल्क तो समझ में आ गया, लेकिन इन नोट्स में निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी जिक्र है। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। कोई देश अपने ही सामान को बाहर बेचने से क्यों रोकेगा? हम तो हमेशा मेक इन इंडिया और निर्यात बढ़ाने की बात करते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। निर्यात शुल्क एक बहुत ही खास स्थिति में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। इसे रोज इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा। ये तब लगाया जाता है जब सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई जरूरी वस्तु पहले देश के लोगों के लिए उपलब्ध हो और उसकी कीमतें स्थिर रहें। तो ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। क्या बात है, आपने इसे बिल्कुल सही शब्द दिया है। ये एक इमरजेंसी ब्रेक ही है। जब देश में किसी चीज की जरूरत हो तो सरकार निर्यात का दरवाजा थोड़ा बंद कर देती है ताकि पहले घर की जरूरतें पूरी हों। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है प्याज। हाँ, प्याज की कीमतें। हम सब ने अनुभव किया है कि कैसे अचानक प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती है।
जैसे ही सरकार को लगता है कि देश में प्याज की कमी हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं, वो तुरंत उसके निर्यात पर भारी शुल्क लगा देती है या उस पर रोक लगा देती है। इससे क्या होता है? इससे निर्यातकों के लिए प्याज को विदेश भेजना घाटे का सौदा हो जाता है, तो वो सारा प्याज घरेलू बाजार में आ जाता है, जिससे सप्लाई बढ़ती है और कीमतें धीरे धीरे नीचे आ जाती हैं। हाँ, हाल ही में 2022-23 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे, उनका भी यही उद्देश्य था, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। हम आयात पर टैक्स की बात कर रहे हैं, निर्यात पर टैक्स की बात करें, ये सब टुकड़ों में तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई एक बड़ी सोच, कोई एक फिलॉसफी काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल। जब कोई देश इन व्यापार बाधाओं का बहुत ज्यादा और एक सोची समझी नीति के तहत इस्तेमाल करता है, तो उस फिलॉसफी को संरक्षणवाद कहते हैं। संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म, नाम से ही लग रहा है, रक्षा करना। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को भारी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है, जैसा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी कुछ हद तक ये भावना दिखती है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। एक है शिशु उद्योग का तर्क। शिशु उद्योग मतलब? यानी अपने देश के नए और छोटे उद्योगों को तब तक विदेशी कंपनियों की बड़ी प्रतिस्पर्धा से बचाकर रखो जब तक वे खुद मजबूत ना हो जाएं और मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो। लेकिन एक मिनट, अगर हम घरेलू उद्योगों को इस तरह हमेशा बचाते रहेंगे तो क्या वे आलसी नहीं हो जाएंगे? उन्हें कभी भी वैश्विक स्तर पर बेहतरीन क्वालिटी का सामान बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। क्या ये हम जैसे ग्राहकों के लिए नुकसानदेह नहीं है? ये संरक्षणवाद की सबसे बड़ी आलोचना है और आपका सवाल 100% सही है। इसी तर्क के जवाब में दूसरी फिलॉसफी आती है जिसे कहते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। जहां कोई रोक टोक नहीं? लगभग कोई रोक टोक नहीं। मुक्त व्यापार का सिद्धांत कहता है कि हर देश को वही बनाना चाहिए जिसमें वो सबसे अच्छा और सबसे कुशल है। मतलब जिसमें उसकी स्पेशलिटी हो? बिल्कुल। इसे अर्थशास्त्र में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और मुक्त व्यापार समझौते यानी FTAs इसी फिलॉसफी को बढ़ावा देते हैं। तो भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम एक संरक्षणवादी देश हैं या मुक्त व्यापार के समर्थक? भारत की यात्रा बहुत दिलचस्प रही है। 1991 से पहले हम बिना किसी शक के एक संरक्षणवादी देश थे। दरवाजे लगभग बंद थे। हाँ, 1991 के सुधारों के बाद हमने एक संतुलित रास्ता अपनाया है। हमने अपने बाजार खोले, टैरिफ कम किए, लेकिन साथ ही कृषि जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में अपने उद्योगों की रक्षा भी की। तो हम एक ही समय पर दोनों नाव पे सवार हैं? एक तरह से कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। हाँ, ये तो खबरों में था। हमारे नोट्स के अनुसार 2025 तक भारत के 13 देशों के साथ ऐसे समझौते हैं और लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन का निर्यात करना है। $1 ट्रिलियन? हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, खासकर ऐसे समय में जब कोविड के बाद पूरी दुनिया में संरक्षणवाद की लहर बढ़ी है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली या बंद नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक संतुलन बनाने का खेल है कि दरवाजा कितना और किसके लिए खोलना है। और हमने ये भी देखा कि आयात और निर्यात शुल्क सिर्फ टैक्स नहीं है, बल्कि ये सरकार के हाथ में बड़े शक्तिशाली औजार हैं। बहुत शक्तिशाली। इनसे घरेलू उद्योगों की रक्षा भी होती है, विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है, और तो और हमारे किचन में प्याज की कीमतें भी नियंत्रित की जा सकती हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा टैरिफ बाधाओं पर केंद्रित थी, यानी वो दीवारें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन पर एक टैक्स का आंकड़ा लिखा होता है। हाँ। लेकिन इन नोट्स में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, गैर टैरिफ बाधाएं। गैर टैरिफ? हाँ, जैसे किसी सामान के लिए कोटा तय कर देना कि आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, या बहुत सख्त क्वालिटी मानक बना देना जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन हो। अच्छा, मतलब ऐसी दीवारें जो दिखती नहीं है। एकदम। और ये सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में जहां WTO के दबाव में देश सीधे सीधे टैरिफ नहीं बढ़ा सकते, क्या ये अदृश्य दीवारें उन दीवारों से ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? क्या किसी देश के जटिल नियम और मानक व्यापार को रोकने के लिए टैक्स से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचना चाहिए।